नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। अपना कार्यक्रम शुरू करने के पहले छोटी सी अपील, और अपील इतनी सी है कि आज के जमाने में सच कहना मुश्किल है, पत्रकारिता करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसे समय में जबकि सच को सच कहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से एस्टैब्लिश करने की। आपको हमारी मदद करनी है, आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी और हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा सच को सच कहने के लिए। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के बाद एक वीडियो रिलीज किया और उस वीडियो में जो रात को 9:04 पर टीवी चैनल्स पे दिखाई पड़ा, जिसमें उन्होंने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा, ना तो कोई हमारी जमीन पर घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है और ना ही हमारी किसी पोस्ट को किसी ने कब्जा किया है। इसका मतलब यह है, निकाला गया कि उन्होंने यह कहा कि भारत की जमीन पर चीन ने कोई इंट्रूजन नहीं किया है। इसने ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए क्योंकि पिछले 1.5 महीनों में जो कुछ हो रहा था वो एक तरीके से बेईमानी लगने लगा। लेकिन आज दोपहर के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान इशू किया गया और उस बयान में यह कहा गया है कि दरअसल उनके बयान को जो कल उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कहा था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और उन्होंने यह भी कहने की कोशिश की है कि दरअसल चीन जो है वो भारत की सीमा में आया और उसने वहां 15 जून को स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की, जिसका विरोध किया गया तो उसकी वजह से वहां पे दिक्कत पैदा हुई। अब कई सवाल खड़े हो गए हैं, आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री ने पहले जो कुछ बयान दिया और उसके बाद जो दूसरा बयान आया, रक्षा मंत्री पहले बयान दे चुके थे, विदेश मंत्री की तरफ से बयान आ चुका था, तो आखिर में सच्चाई है क्या? हमारी विदेश नीति किस दिशा में जा रही है और क्या चीन से हम वाकई में टक्कर लेने की स्थिति में है या नहीं है, या हमसे बचने की कोशिश। इन तमाम चीजों बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर एस.डी. मुनि। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। कल जब आपने देश के प्रधानमंत्री का बयान सुना तो आपको कैसा लगा? मुझे ये लगा कि एक पहेली सी सामने खड़ी हो गई जी। वो इसीलिए कि पहले रक्षा मंत्री और उसके बाद विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि चीनी हमारे यहाँ इंट्रूजन कर रहे हैं और हमें उसको रोकने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। और सारी बातचीत के बाद में आप जानते हैं 20 लोगों की हत्या भी हो गई, 20 जवानों को मार दिया गया। श्रद्धांजलि हम लोग सभी उनको देते हैं जी। और उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, कि न तो हमारी पोस्ट ली गई है न चीनी उसमें आए हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारी कोई पोस्ट नहीं ली गई है क्योंकि हमने जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उसमें कोई पोस्ट जमा ही नहीं की है। हमने सिर्फ अपने अपने जो चीनी भी मान चुके हैं कि हमारा इलाका है, हमारी पोस्ट सारी वहीं पर है, लेकिन चीनी अंदर आया ही नहीं है। ये बात कहना जरा बहुत अटपटी सी लगी सभी को और मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक पूरा सत्य है। उसके पीछे नीति की मजबूरियां हो सकती है जो हम लोग बातचीत कर लेंगे, लेकिन पहले ये लगा कि प्रधानमंत्री ने ये बयान क्यों दिया। और फिर जब स्पष्टीकरण आया है तब तो और भी अधिक समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री को भी लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है पहले वाले बयान में, इसीलिए उसको स्पष्ट करने की जरूरत है। और स्पष्टीकरण में आप अगर मार्क करें तो जो 2 पेज का स्पष्टीकरण आया है प्रधानमंत्री के दफ्तर से, उसमें वो सेंटेंस रिपीट नहीं किया गया जो प्रधानमंत्री ने वीडियो में कहा था कि ना हमारी कोई पोस्ट ली गई है और ना चीनी इधर से घुस आए हैं। तो ये एक सवाल उठाता है, जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारे सवाल उठते हैं इसमें। सर, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय चैनल पर आके इस तरीके का बयान देते हैं, क्या आपको लगता है कि ये चैनल पर ही नहीं आशुतोष, ये उस वक्त बयान दिया गया जब वो सारे विदेशी सारी ओपोजिशन पार्टी से बातचीत कर रहे थे। जी जी और जी। सारा प्रयोजन ये था कि देश को समझाना है कि क्या हुआ जी। उस माहौल में उन्होंने ये बयान दिया। अब इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्या देश के प्रधानमंत्री से गलती हुई, उनकी जबान फिसल गई, बिना सोचे समझे उन्होंने बोल दिया,
या एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने उस वक्त बोला था? नहीं, मुझे लगता है सोची समझी रणनीति के हिसाब से बोला, क्योंकि आपको याद है, मैं इस घटना को बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। जब विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट वेंग यी से बात की, और उसके पहले जो बयान जारी किया विदेश मंत्रालय ने, उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत की थी, डिस्कशन हुआ था जी, और बहुत सारे आना जाना हुआ, और उसके बाद में वो बयान बहुत सोच समझ कर दिया गया था। तो वो सब ऐसा करने के बाद में क्यों इस तरह की बात हुई है, अवश्य ही कहीं न कहीं पॉलिसी का परिवर्तन है इसमें, मुझे कोई दो राय नहीं लगती। देखिए, दो बातें हैं जी, और जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें गलवान वैली को फोकस करके कहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ गलवान वैली की बात कर रहे थे। जो उनका वीडियो का मैसेज है उसमें कहीं गलवान का स्पष्टीकरण नहीं है, उसमें चीन का नाम भी नहीं लिया गया कि वो किस देश की बात कर रहे हैं, ये भी है उसमें। लेकिन ये जो मसला सारा है, जो ओपोजिशन पार्टीज के साथ प्रधानमंत्री जी की बातचीत हुई है, उसमें सिर्फ गलवान का मसला नहीं था। गलवान का मसला गंभीर था क्योंकि वहां 20 सैनिकों की सैनिक हताहत हो गए, लेकिन उसके साथ साथ पेंगोंग लेक का भी मसला था और उसके साथ साथ हॉट स्प्रिंग्स का भी मसला था। और पेंगोंग लेक में सारे प्रमाण इस तरह बता रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कि जो फिंगर्स है वहां की 4 और 8 फिंगर्स में पहले भारतीय लोग 8वीं फिंगर तक अपनी पेट्रोल करते थे और अब उनको चीनियों ने चौथी फिंगर पे रोक लिया है, आगे जाने नहीं दिया है। तो चौथी फिंगर से 8वीं फिंगर तक चीनी बैठे हुए हैं और उन्होंने इतना माहौल बना रखा है। अगर और वही 60-65 स्क्वायर वर्ग मील का इलाका है और उसमें चीनी हिंदुस्तान को जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये उनका इंट्रूजन हुआ साफ साफ। चीनी आए हुए, और अगर आप याद करें तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था बहुत सारे लोग आ गए, हजारों लोग आ गए, उस समय पहला जो बयान आया था उसमें। तो ये इसको देखते हुए प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि चीन हमारी जमीन में नहीं आया हुआ है। दूसरी बात, हम लोग अक्साई चीन को अपना मानते हैं। होम मिनिस्टर ने अमित शाह जी ने ये कहा था कि अक्साई चीन को वापस लेंगे। गलवान घाटी जो है वो अक्साई चीन के दक्षिण में है, बिल्कुल उस सीमा के ऊपर है। और अगर वो चीनी बार बार अब बयान दे रहे हैं कि गलवान घाटी हमारी है, अगर गलवान घाटी आपकी है, उनकी है, तो अक्साई चीन का क्या होगा? और अगर आप समझते हैं कि अक्साई चीन हमारी जमीन है, तो ऑब्वियस चीनी वहां बैठे हुए हैं। पुरानी बात छोड़ दीजिए, काराकोरम हाईवे को छोड़ दीजिए, लेकिन जो गलवान घाटी की बात कर रहे हैं, और गलवान घाटी में भी चीनी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये घाटी हमारी है। और आप नोटिस कीजिए कि अभी तक भारतीय सरकार से ऑथोरिटेटिवली उसका काट नहीं आया है। उन्होंने नहीं कहा है कि चीनी जो कह रहे हैं कि गलवान घाटी उनकी है, ये गलत है, ऐसा बयान अभी तक नहीं आया। मैं थोड़ा सा इस सवाल पे थोड़ा सा और रुकूंगा। मेरा कहना है कि जब मसला इतना गंभीर हो, पूरा देश और पूरी दुनिया सुन रही हो, सामने चीन जैसा एक सुपर पावर देश हो, तो क्या देश का कोई प्रधानमंत्री इतनी इस तरीके की बात, इतनी गंभीर बात को इतने इस हल्के तरीके से कह देगा जो प्रत्यक्षतः झूठ लगेगी? देखिए, हुआ ये है कि पहले तो हम राष्ट्रवाद के चक्कर में, और ये जो कमांडिंग ऑफिसर है गलवान घाटी वाले, जिनकी जो शहीद हो गए वहां पर, और उन्होंने जाकर जो चीनियों ने एक टेंट वहां लगाने की कोशिश की थी, उसको रोकने की कोशिश की है, जो उसमें झड़प हो गई वहां पर। तो पहले तो एक जोश में कि हम लोग चीनियों से निपट लेंगे, यहाँ निपट लेंगे, जो 56 इंच सीना वाली बात है, जो नीति है हमारी कि हम उसको ये नहीं करने देंगे। और अभी भी जो स्पष्टीकरण आ रहे हैं उसमें सब में ये है कि हमने इस तरह से स्ट्रांग किया है और पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया था। तो उसमें एक आवेश भरा गया है एक तरफ। दूसरी तरफ ये समझ में अब आ रहा है कि देखिए, अगर लड़ाई करनी है तो ये वक्त तो है नहीं, ना हम लड़ाई कर सकते हैं अभी, ना करना चाहते हैं, न चीन लड़ाई करना चाहता है। चीन लड़ाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये बात मैं छोड़ता हूँ चीन के ऊपर कि वो क्या करेंगे। तो ऐसे माहौल में और अधिक जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से,
ये स्ट्रेटेजिक ना सही, कम से कम टेक्निकल बैक स्टेप कि जो हम क्लेम कर रहे थे हमारी जमीन, और खास तौर से जो कुछ ओपोजिशन लीडर्स ने भी कहा है, कुछ कमेंटेटर्स ने भी कहा है कि जो हम पहले ये मानते थे कि ये हमारी एलएसी की लाइन है और चीन कहता था कि ये नहीं, ये हमारी एलएसी की लाइन है, इस बयान का सीधा मतलब ये होता है कि हम चीन की एलएसी की लाइन को मानते हैं, क्योंकि चीन जहां तक आ गया हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि वो हमारी जमीन में है। और वो जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जिसमें चीन अगर आगे बढ़ के चीन की अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से बढ़ गया है, जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल से मेल नहीं खाती है, तो हम चीन की लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से मान रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीनी बयान आ रहे हैं उनकी तस्दीक कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि गलवान घाटी में वो लोग टेबल ठोक ठोक के ये कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका है और हम इसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और भारत सरकार की तरफ से एक भी बयान नहीं आ रहा है कि गलवान घाटी आपकी नहीं है। तो भारत सरकार आज हमसे ये बताए कि गलवान घाटी में हमारा दावा है कि नहीं। अगर हमारा दावा है तो हम चीनी दावे का कैसे जवाब दें? आपको क्या लगता है ये इतनी मजबूती के साथ क्यों भारत सरकार नहीं कह रही है कि गलवान घाटी हमारी है? आप अक्साई चिन्ह लेने की बात करते हैं, आप पीओके लेने की बात करते हैं, संसद के अंदर कानून पास हुआ है कि पूरा कश्मीर हमारा है। अब इस मसले पे आके हमारे अंदर क्या मजबूरी है कि हम नहीं कह पा रहे, हमारी सरकार नहीं कह पा रही गलवान घाटी हमारी है? क्या कारण आपको लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि कई बार जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से, वो खास तौर से एक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। मैं इससे थोड़ा अलग लेके आपको ले जाऊं, जैसे पीओके का बयान आया कि हम पीओके वापस लेके रहेंगे। उससे पहले आपको याद होगा बलूचिस्तान पे हमने कहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले से कहा ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं हम और उसमें जाएंगे। गिलगित बाल्टिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, हम जाएंगे। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो लोगों को मोबिलाइज करने में, उनको उकसाने में, उनको एनकरेज करने में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जब आप जमीनी हालत देखते हैं कि क्या आप बलूचिस्तान में कुछ जाकर अभी कर सकते हैं? अभी हमारे वो एक जो पकड़े गए वहां बलूचिस्तान में, उसको छुड़ाने में इंटरनेशनल कोर्ट की मदद के बाद भी हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वास्तविक जब आपको कन्फ्रंट करना पड़ता है, आपको सामना करना पड़ता है कि वास्तविकता, जमीनी वास्तविकता क्या है, तब आपको समझ में आता है कि वो जो पहले बयान दे दिए थे वो जरा ज्यादा हो गए। तो आप उन बयानों को फिर मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ढुलमुल नीति का सवाल है, क्योंकि कोई भी इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक बयान हम देते हैं उनको सोच समझ के, चीनी तो बयान नहीं देते हैं। चीनी देखिए, जैसे गलवान घाटी की जो आज बात कर रहे हैं, हमने सैटेलाइट इमेजेस देखी है, उसमें उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से फोर्टिफाई कर रखा। और जो पेंगोंग लेक का इलाका है उसमें भी उन्होंने, यहाँ तक कि वो पेट्रोल बोट लेक में भी ले आए और उनको चला रहे हैं, अपने आप को फोर्टिफाई कर रखा। तो जमीनी हालत को सुधारे बिना अगर हम इस तरह के बड़े बड़े बयान स्ट्रेटेजिकली देंगे और उनको निभा नहीं पाएंगे, तो फिर इस तरह से आपको कहीं न कहीं बीच का रास्ता, कहते हैं ना, पतली गली से निकलना पड़ता है। तो इस तरह की हालात मुझे लगता है आज हमारी चीन की नीति में हो रही है। क्या ये नासमझी है या विदेश नीति की गंभीरता को न समझ पाना है? ये मुझे लगता है चीन को नहीं समझ पाने की गलती है। देखिए, ये बहस बहुत हो रही है हमारे देश में कि हम चीन को क्या मानते हैं। पहले भी एक बार जब प्रेसिडेंट शी गुजरात गए थे और वहां साबरमती में झूले झूल रहे थे, उस वक्त भी चीनियों का इंट्रूजन हुआ था। और उसके बाद में प्रेसिडेंट शी वापस जाकर उन्होंने अपनी फौज से कहा कि देखिए, आपको पॉलिटिकल डायरेक्शन की जरूरत है। उसको लेके प्रधानमंत्री ने या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ खुलासा हुआ था कि देखिए, वहां जरा टेंशन है, वहां की फौज में और वहां के राजनीतिक लीडरशिप में कुछ न कुछ टेंशन है। इसलिए कई बार फौज ऐसे काम करती है जिनकी अप्रूवल पॉलिटिकली नहीं होती है, और इसलिए अब सब कुछ ठीक होगा। उस वक्त बहुत लोगों ने कहा कि चीन जो है वो दोगली नीति चलाता है, वो कुछ कहता है कुछ करता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। चीन की इस तरह की कोई
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एनालिसिस लेके हम अपनी नीति नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम अभी भी नीति बना रहे हैं। और अब ये गलवान घाटी के मसले को लेके हम लोग कहते हैं गलवान घाटी, हम अभी तक ये कह रहे थे, अब बोलना बंद कर दिया है पिछले 2 दिन से, लेकिन अभी तक ये कह रहे थे। चीन ने अपनी पोजीशन को मिलिटरी स्ट्रांग करके ये असर्ट कहा है कि गलवान घाटी हमारी है। अब हमारे पास उसका क्या जवाब है? वो जवाब इसलिए नहीं है कि हमने पहले ध्यान नहीं रखा। मैंने आपसे पहले भी शायद आपके या किसी और चैनल में कहा था कि इंटेलिजेंस का फेलियर है। वो पिछले 2-3 महीनों से अपनी स्थिति को वहां पर सुदृढ़ कर रहे हैं और हमें पता नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं। अगर वहां पर सिर्फ LAC का परसेप्शन का डिफरेंस है और पेट्रोल करते हैं और लड़ाई झगड़ा हमको नहीं करना है, तो वो मिलिटरीली अपनी पोजीशन को स्ट्रांग क्यों कर रहे हैं वहां पर? ये सवालों के जवाब हमने हमारे अपनी नीति में देने चाहिए। चीन के साथ हम समिट्स भी करते हैं, चीन के साथ मीठी मीठी बातें भी करते हैं, चीन से बड़ा भरोसा भी है। चीन के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम उनसे सहयोग भी करते हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि चीन को इकोनॉमिकली कैसे हैंडल करना चाहिए और स्ट्रेटेजिकली कैसे हैंडल करना चाहिए। एक बात और जोड़ दूं कि इकोनॉमिकली देखिए, अभी जो गलवान घाटी की घटना हुई उसमें एक नया राष्ट्रवाद उभर कर आ गया, चीनी सामान को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब आप उनके ट्रेड डेटा को देखिए, कितनी हमारी अपनी इंडस्ट्रीज इस पे डिपेंड करती है कि चीन से आप इंपोर्ट करते हैं। उसके बिना आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी काम नहीं करेगी, उसके बिना आपके सोलर पैनल्स हैं वो बहुत सारे काम नहीं करेंगे। तो ये बिना सोचे समझे हम खाली लोगों को उकसा कर, और देख रहे हैं ना बीजेपी की मदद से बहुत सारे लोग चीनी खिलौनों को जला रहे हैं, चीनी टेलीविजन को तोड़ रहे हैं, सब जगह ये चीनी खाना मत खाओ। एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया चीन के रेस्टोरेंट में मत जाओ। ये क्या है? ये नीति नहीं है। ये दिखाई देता है, इससे साफ दिखाई देता है कि हमने बैठकर समझकर कि हमें चीन को अपनी नीति के माध्यम से कैसे हैंडल करना है, इसकी पकड़ अभी तक हम नहीं ले पाए। सर, आज तो बीजेपी के एक नेता ने यह भी कहा बंगाल के कि जो आदमी चीनी उत्पादों का या चीनी सामान का इस्तेमाल कर रहा है उसकी टांग तोड़ दो, उसके घर में घुस के तोड़फोड़ कर दो। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि नहीं, चीनी सामान का जो है बहिष्कार होना चाहिए। तो खैर वो जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जो डिप्लोमेसी के अंदर दूसरा देश इसमें यहाँ पे आशुतोष आप कहें तो इसी सवाल को आप हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ले जाइए जी, बजाज के पास ले जाइए, जो ऑटो बनाते हैं। ऑटो के बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स चीन से आते हैं। जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो फार्मास्यूटिकल में हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत हमारा नाम है, उसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल चीन से आता है। यही प्रश्न जो आप बंगाल मंत्री की जी बात कर रहे हैं, उन मंत्री जी से कहिए, आप जरा जाके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को कहिए ना ये बात कि हम आपकी टांग तोड़ देंगे अगर आप चीन का सामान मंगाएंगे तो। ये दरअसल बीजेपी के नेता, इनका नाम अगर मुझे ध्यान पड़ा कोई जॉय मुखर्जी या जॉय बनर्जी करके इनका नाम है। कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने बयान दिया वो अखबारों में और टीवी में और डिजिटल वेबसाइट पे काफी चला। अब मेरा सवाल आपसे ये कि इस रास्ते से आगे का रास्ता क्या निकलता है? क्योंकि प्रधानमंत्री अगर ये कह देते कि चलो हमारी जमीन के अंदर नहीं कोई घुसा है, तब तो हम आराम से निकल लेते वहां से। अब अगर वो मानते कि हमारी जमीन में घुस आए हैं और उन्होंने वहां पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अब भारत सरकार या भारत के लोग उनसे पूछेंगे कि भाई अब वो जमीन आप खाली कराइए। तो आगे का रास्ता क्या होगा भारत सरकार की? नहीं, अब प्रधानमंत्री का जो स्पष्टीकरण आया है उसमें उनका ये मानना है कि जो वो स्ट्रक्चर बना रहे थे उसको रोकने के लिए हमारे लोग वहां गए और उन्होंने उसको रोक दिया, उनका ये मानना है। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं, जो जमीनी हालत है वो इससे थोड़ा फर्क है। खाली गलवान वैली में नहीं, अगर आप पैंगोंग लेक में जाएं तो वहां पर आज भी जो हिंदुस्तानी फौज पेट्रोल करती थी फिंगर फोर्स से आगे, वो नहीं कर पा रही है। तो हालत वहां पर ये है कि जो काम पहले हो रहा था वो नहीं है। इसीलिए ये स्पष्टीकरण के नाम पे जो बयान दिया गया उसमें ये कह दिया कि वो एक टेंट वहां लगा रहे थे उसको रोकने के लिए और उसको हमने रोक दिया है, उनका आना हमने रोक दिया। ये आप स्पष्टीकरण देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है। बिल्कुल मैंने देखा। वो इंट्रूजन कर रहे थे, उसको हमने रोक दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी पकड़ है हमारी जमीन पे, जबकि आप पैंगोंग लेक में जाइए तो नहीं है। और जिस हाइट पे गलवान वैली में चीनी लोग बैठे थे उस पे बैठे हुए हैं। और इस घटना के बाद में
चीनियों के मिलिट्री कमांडर ने, चीनियों के फॉरेन मिनिस्टर ने, चीनियों की फॉरेन मिनिस्ट्री ने और चीन के ग्लोबल टाइम्स ने, सब ने ये कहा कि गलवान वैली हमारी है, वो हम किसी हद तक कोई कंप्रोमाइज उसमें नहीं करेंगे। और उसके खिलाफ, उसके जवाब में हिंदुस्तान बिल्कुल चुप बैठा हुआ। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि भारत ने एक तरीके से मान लिया है कि गलवान घाटी अब चीन की है, उसको हम वापस नहीं ले सकते, इसलिए ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं या उस पर हम जवाब नहीं दे रहे हैं कि दरअसल वो हमारी जमीन है और हम, या उन्होंने हमारी जमीन हमसे ले ली। इसके अलावा मुझे कोई और स्पष्टीकरण नजर नहीं आता है। क्या इसके पहले क्या किसी और पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरीके का रुख लिया था क्या? क्योंकि इसी जो प्रेस रिलीज है उसमें कहा गया किस तरीके से भारत की हजारों एकड़ जमीन जो है वो पहले की सरकारों के जमाने में चीन हड़प चुका है। नहीं, वो इन 1962 में ऐसा हो चुका है। जैसे आप सिर्फ एक अक्साई चीन को ले लें तो बहुत सारा जमीनी हिस्सा उन्होंने वहां पर ले लिया है। उसके बाद 62 में कहीं चीनी आगे बढ़े, कहीं हिंदुस्तानी आगे बढ़े। नेहरू को ब्लेम किया जाता है कि उनकी जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी? उन्होंने अपनी फौज से कहा कि जहां आपको जगह मिले और आप समझते हैं कि हमारी जगह है तो उसको जाके अख्तियार कर लीजिए। और वो दैट लेड टू 62 वॉर, मानते हैं ये लोग कि उसकी वजह से, जैसे जो बाहर के और एनालिस्ट वगैरह है, नेविल मैक्सवेल वगैरह है, उन्होंने ये लिखा कि इसकी वजह से लड़ाई हुई, जिस किसी भी वजह से लड़ाई हुई। लेकिन उस वक्त भारत की सरकार ये कर रही थी और 62 में जो लड़ाई हुई उसमें हम लोगों ने शिकस्त खाई। इसमें कोई कहने में अब शर्म आए नहीं आए वो दूसरी बात है, यथास्थिति वही है। और उस शिकस्त में बहुत सारी जमीन चीनियों ने छोड़ दी, बहुत सारी जगह से वो पीछे चले गए, लेकिन जहां वो रुकना चाहते थे वहां रुके रहे, जो उनको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। तो ये सही है कि पुरानी सरकारों के वक्त में, खास तौर से 62 के वॉर में, लेकिन 62 वॉर के बाद में कोई ऐसी हालत नहीं हुई है जहां चीनी आगे बढ़े हैं और उनको नहीं रोका गया है। चाहे वो समदरौंगचू वैली की घटना हो, चाहे 1975 की घटना हो, या मनमोहन सिंह के वक्त में, तो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि हम लोग दोनों एक साथ, देखिए बयान है जो मनमोहन सिंह का और चीनी प्रधानमंत्री का ये बयान है कि चीन और भारत ऐसी शक्तियां हैं जो दोनों एक साथ ग्रो कर सकते हैं और हमें कोई झगड़ा नहीं। और उस वक्त पिछले 10 सालों से मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से भी 2003 से जब चीनियों ने सिक्किम को रिकॉग्नाइज किया, उस वक्त से लेकर आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें इस तरह के मनमुटाव या इस तरह का झगड़ा और इस तरह की हत्याएं हुई। आज तक ऐसी कोई घटना नहीं। मैं इस पर आपसे बहुत क्लैरिटी चाहता हूं, क्योंकि आजकल टीवी चैनल्स पर बीजेपी के प्रवक्ता और उनके जो समर्थक सो कॉल्ड एनालिस्ट आते हैं, वो ये कहते हैं मनमोहन सिंह के जमाने में देखो कितनी जमीन चीन ने कब्जा कर ली, और बार बार उसका हवाला देते हैं। 62 के पहले का तो देते ही देते हैं, वो ये भी कहते हैं मनमोहन सिंह के जमाने में कितनी जमीन का हवाला कर दिया। आप हमसे क्यों सवाल पूछते हैं? मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या वाकई में मनमोहन सिंह के 10 सालों में भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा किया था या कब्जा नहीं किया था? नहीं, मैं नहीं देखता हूं कि कोई एडिशनल कब्जा पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में मनमोहन सिंह के वक्त में एग्रीमेंट्स हुए हैं। पिछले 10, 15, 20 सालों में 1996 से लेकर ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें ये माना गया है कि हम लड़ाई झगड़े से एक दूसरे को इंट्रूड नहीं करेंगे, एक दूसरे के हिस्से में नहीं जाएंगे। और जो LAC का कॉन्सेप्ट है, LAC का कॉन्सेप्ट भारत पहले नहीं मानता था। नेहरू के वक्त में LAC का कॉन्सेप्ट नहीं माना गया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में और मनमोहन सिंह के वक्त में LAC का कॉन्सेप्ट मानकर, आज जब हम इतनी लंबी चौड़ी LAC की बात कर रहे हैं, तो वो LAC की धारणा बनी। उसमें यहाँ तक बहुत सारे पॉइंट्स को नोटिस किया गया, जिसमें 23 पॉइंट्स ऐसे निकले जहां उन चीनियों के हिसाब से LAC अलग है, हमारे हिसाब से LAC अलग है। लेकिन माना गया कि इन दोनों पोस्टों पे, इन 23 पोस्ट पे हम लोग भी पेट्रोल करेंगे, वो लोग भी पेट्रोल करेंगे, और जब उसका राजनीतिक हल होगा उसको हम निकालेंगे। कोई जमीन उनको सरेंडर नहीं की गई, चीनियों ने किसी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई। और वो LAC का जो आपसी म्यूचुअल कहते हैं परसेप्चुअल डिफरेंस, जो परसेप्शन में हमारा डिफरेंस था, वो कुछ मानते हैं, हम कुछ मानते हैं, वो स्थिति कागज पे थी, लेकिन फिजिकल कंसोलिडेशन उस पे नहीं हुआ है। और चीनी आज भी जो कंसोलिडेशन कर रहे हैं
वो उस वक्त से बहुत ज्यादा है। अगर आप पिछले साल से हालत, जून से हालत देख लें और अभी जो जून की हालत है, और पिछले आप 6 महीने पहले की हालत देख लें, तो चीनियों का कंसोलिडेशन, मैं समझता हूं हमारे जो पॉलिटिकल बयान आए हैं कि हम अक्साई चीन को वापस लेंगे और पीओके को वापस लेंगे, उसको चलते हुए इस इलाके में ज्यादा बयान आए हैं, ज्यादा कंसोलिडेशन चीन का हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश जैसे, वहां भी तो कंट्रोवर्सी है, वहां दलाई लामा भी जाते हैं, मनमोहन सिंह भी वहां पर गए, चीनी उसका ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लेकिन फिजिकल मूवमेंट चीनियों का उस एलओसी के, जिसको एलओसी के मानते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं है, जहां तक मेरी समझ है। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को जरूर ये बताना चाहता हूं कि वो प्रोफेसर साहब का इस बयान को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि अक्सर टीवी चैनल्स पे रोज आपको सुनने को मिलेगा कि मनमोहन सिंह के 10 साल के समय में देखो कितनी भारत की जमीन जो है वो चीन ने कब्जा कर ली है, और हम तो अपनी जमीन वापस ले रहे हैं और हम वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यानी एक तरीके का झूठ लगातार टीवी चैनल्स पे और डिजिटल मीडिया में या सोशल मीडिया पे दिया जा रहा है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान रखना चाहिए। अब सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं बहुत संक्षेप में, क्या जो जमीन अब चीन के कब्जे में है वो हम वापस कभी हिंदुस्तान ले पाएगा, या मोदी ले पाएंगे, या मोदी जी की सरकार ले पाएगी? देखिए, मोदी जी अगर ले पाएंगे तो बातचीत से ही ले पाएंगे, उसका राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक हल होगा। जैसे एक ये मानना है कि हम लोग टेरिटरीज को स्वैप कर सकते हैं, अक्साई चीन उनके पास रहे, अरुणाचल पे वो झगड़ा नहीं, सेंट्रल सेक्टर में देखिए 3 सेक्टर है ना, एक ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। सेंट्रल सेक्टर में ज्यादा झगड़ा नहीं है, ईस्ट वेस्ट में ज्यादा झगड़ा है, और उसका जो नतीजा निकलेगा आखिर में वो पॉलिटिकली निकलेगा। और पॉलिटिकल निकालने के लिए मैं समझता हूँ चीनी अभी तैयार नहीं है, और हम लोग एक पॉलिटिकल मामले की समझ लेके उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि अभी पार्लियामेंट में इतनी मेजोरिटी है मोदी जी की कि जो भी चाहे वो पास करा सकते हैं, उसको अप्रूव करा सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ आगे बढ़ के जहां, क्योंकि कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उसको हम जिस तरह का नेशनलिज्म हम भड़का रहे हैं, या जो आप कहते हैं, देखिए हर बीजेपी के लीडर क्या कहता है, क्या समझाते हैं, वो उसका जवाब देना भी उचित नहीं है। हम लोग बहुत कंफ्यूजन में फंस जाएंगे उसको। ठीक है, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया सर। इस बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से चीन के मसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिया गया, वो बयान और उसके बाद आज जो स्पष्टीकरण सामने आया है, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की समझ में शायद कहीं कुछ गड़बड़ है, या फिर चीज को दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। और शायद राष्ट्रवाद की यही दिक्कत होती, जब आप एक सीमा के बाद अपने छाती को बहुत कस के पीटते हैं और बार बार कहते हैं हमारी जमीन कोई नहीं ले सकता, और जब चीन जैसा दुश्मन देश सामने खड़ा होता है और आपकी जमीन पर घुस जाता है, तब आपकी मजबूरियां और सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और अब बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी। थैंक यू सो मच सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।